हेलो। 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 गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो चलिए जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग का टाइप 10 लास्ट टाइप है विद्यार्थी जी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कल आप लोग को मन लगा था, आशा करेंगे आज भी आप लोग को मन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे है। क्वेश्चन का लेवल जब अच्छा होता है तो आप लोग को भी मन लगता है, हमें भी मन लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1 से 10 तक तो हो गया था विद्यार्थी जी, फिर भी मन में कोई शिकायत है? 1 से 10 तक तो जरूर बोल देंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे विद्यार्थी जी। 1 से 10 तक ऐसे मैंने टोटल बता दिया था, फिर भी आपको 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य बोल दे। थोड़ा फास्ट करेंगे विद्यार्थी जी, थोड़ा फास्ट करेंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। 1 से 10 तक किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य बोल देंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे विद्यार्थी जी। 1 से 10 तक किन्हीं की भी कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य बोलेंगे। 1 से 10 तक ऐसे मैं लगभग क्वेश्चन 1 से 10 तक बता दिया था, फिर भी मन में अगर कोई शिकायत है कि 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम है तो बोल देंगे विद्यार्थी जी। चलिए अमित कुमार, नो प्रॉब्लम सर। 1 से 10 तक किन्हीं का भी कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक विद्यार्थी 8 नंबर पूछ रहे हैं, जरा 8 देख लेते हैं विद्यार्थी जी। 8 देख लेते हैं, अंदाजे मत पूछिएगा, केवल एक ही रिक्वेस्ट होगा। दो पूर्णांक ए तथा बी का मान कुछ इस तरह है। बी ए बराबर 8, ए बी का समानुपाती, ए बी का अनुपात और सी डी के अनुपात आपस में बराबर है। इसका मतलब है विद्यार्थी जी, ये तो और सिंपल है, ए और बी का अनुपात जो है सी और डी के अनुपात के बराबर है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है ना। सी और डी भी पूर्णांक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे हल करिएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, है ना। जो भी तरीके आप लोगों ने पढ़ा था उसके अनुसार हमें मान रखने की जरूरत है। तो केयर कीजिएगा। आप लोगों को पूछ रहा है सी का मान क्या होगा, डी का मान 10 है। अब बी ए, अच्छा थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं। बी ए है कि बी बटा ए दे दिया है, जरा देख लीजिए। हाँ, बी ए 8 ही लिख रहा है। चलिए देखते हैं, सीखते हैं, कुछ होगा। चलिए केयर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ध्यान रखिएगा। ए यहां पे आप लोगों का हो गया, देखिएगा लिखा हुआ था ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है। सी डी भी पूर्णांक है। सी का मान क्या होगा, डी का मान 10 है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, सी का मान क्या होगा यदि डी का मान 10 है। ए बी 8 लिखा हुआ विद्यार्थी जी, दोनों का गुणनफल 8 लिखा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 8 होने का मतलब है, अब केयर करना है कि किन दो राशियों का गुणनफल 8 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ए गुने बी का मान जो है विद्यार्थी जी 8 आना चाहिए। तो 1:8 भी गुना करेंगे तो 8 आएगा। 2:4 भी गुना करेंगे 8 आ जाएगा। और तो कोई आने वाला है नहीं विद्यार्थी जी, और तो कोई आने वाला है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख सकते हैं कि रेशियो या तो 1:8 का आना चाहिए या 2:4 का आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 2-4 का मतलब 1-2 का रेशियो, अर्थात सी का मान अगर 5 रख देंगे, देखिएगा विद्यार्थी जी, सी का मान अगर 5 रख देंगे तो 5-10 भी कट के 1:2 आ जाएगा। ये भी कट के 1:2 आ जाएगा, अर्थात 5 आप लोग को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोलिएगा सर 2 को रखिएगा तो 2 रखिएगा तो 1:5 आएगा, जो इसमें कभी 1:5 है नहीं। 3 रखिएगा तो 3:10 आएगा, इसमें 8 को 3 10 में तोड़ नहीं सकते। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी, 15 रखिएगा विद्यार्थी जी तो 3:2 हो जाएगा। अब 8 को 3 2 में तोड़ नहीं सकते, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी होगा। आपका आंसर सी होगा। चलिए
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आप लोग को बातें कर लेता हूं, देखिएगा। ए अनुपात बी बराबर विद्यार्थी जी सी अनुपात डी। अब सी का मान कह रहा है क्या होगा, यदि डी का मान 10। अब आपको मन में सोचना है कि ए बी बराबर 8 दिया है, तो ए अनुपात बी क्या क्या संभव है। तो 1 अनुपात 8 संभव है, क्योंकि गुना करने पर 8 आना चाहिए। 2 अनुपात 4 संभव है, क्योंकि गुना करने पर 8 आना चाहिए, अर्थात इसे तोड़ के 1 अनुपात 2 भी बोल सकते हैं, और कुछ तो नहीं बोल सकते हैं विद्यार्थी जी। तो अब देखिएगा सी का मान कुछ भी रखिए, जैसे पहला ऑप्शन है 2 रखिएगा तो 1 अनुपात 5 आएगा। देखिएगा 1 अनुपात 5 इसमें कभी है नहीं, तो ये भी के बराबर होगा नहीं। आगे देखिएगा 3 रखिएगा तो 3 अनुपात 10 होगा। यहाँ 3 अनुपात 10 किसी भी हालत में 8 को तोड़ नहीं सकते, अर्थात ही भी नहीं होगा। अगर 5 रखिएगा तो 1 अनुपात 2 होगा, जो 1 अनुपात 2 आ रहा है, अर्थात 5 आपका आंसर सही है। 15 रखिएगा विद्यार्थी है तो 3 अनुपात 2 आएगा, जो 3 अनुपात 2 तो है नहीं, अर्थात ये संभव है नहीं, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर 10 भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी जी। देखिएगा लिखा हुआ x बाई स्क्वायर माइनस 1 जैसे व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब विद्यार्थी जी x जो है व्युत्क्रमानुपाती है बाई स्क्वायर माइनस 1, अर्थात फॉर्मूले हो गया x बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू k। अब दोनों तरफ मान रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो जब बाई का मान 10 तो x का मान 24, x का मान 24 और बाई का मान 10, तो दादा 100 में से 1 गया विद्यार्थी जी 99। अब राइट साइड क्या कह रहा है, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, जब बाई का मान 5 हो तो 5 रखिएगा, तो 25 में से 1 गया 24। अब 24 से 24 कट जाएगा, अर्थात x का मान विद्यार्थी जी 99 होगा। आप लोग को कितना आसान है, सिर्फ आंसर ऑप्शन रख देना, आपका आंसर हो गया। मान रखना है और आंसर हो गया। चलिए 2 ही क्वेश्चन था आप लोगों को, 8 और 10। नेक्स्ट मुझे लगता है आप लोगों से 11 बन गया होगा, 12 बन गया होगा, 13 ध्यान देना है। चलिए 11 12 में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, 11 और 12 में किन्हीं की कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, क्योंकि 13 हम आगे बताने जा रहे हैं। 11 12 में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तब तक हम 13 नंबर आ जाते हैं, सीखिएगा। एक बास चलित इंजन रेल के डिब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ध्यान दीजिए, इंजन की गति में कमी लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के साथ यहां हमने भी माना है विद्यार्थी जी, वो माना है गति में कमी, गति नहीं माना है, क्या माना है, गति में कमी। भी क्या माना है विद्यार्थी जी, तो गति में कमी। एन क्या माने हैं, तो डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आए हैं। मैंने आप लोगों से कहा भी माना है विद्यार्थी जी गति में कमी, और एन माना है डिब्बों की संख्या। तो लिखा हुआ मैंने कुछ निकाल लिखा, इंजन की गति में कमी साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा v बटा रूट एन इज इक्वल टू के, v बटा रूट एन इज इक्वल टू के। विद्यार्थी जी v बटा रूट एन इज इक्वल टू के, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे सीखिएगा, शुरुआती चाल देखिएगा विद्यार्थी जी, इसका 24 था। आगे क्या कह रहा है देखते हैं, सीखते हैं। 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 हो जाती है। 4 डिब्बे, डिब्बों की संख्या कितना कह रहा है विद्यार्थी जी, 4, तो 4 का वर्गमूल 2। गति 20 किलोमीटर हो जाती है, तो 24 से 20 हो गया, नहीं गति में कमी हो गया 4। राइट साइड फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए।
मैंने आप लोगों से कहा गति में कमी दिया हुआ है भी, तो 24 से हो गया विद्यार्थी जी 20, यानी गति में कमी कितना हो गया विद्यार्थी जी 4। 4 कमी कितने डिब्बे लगाने से, तो 4 डिब्बों लगाने से। तो 4 डिब्बा तो n की जगह 4 रख देंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूं, केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। मैंने कहा आपके पास एक गधा है जो ईंट ढोने का काम करता है। आपके पास एक गधा है जो ईंट ढोने का काम करता है। मैंने आपसे पूछा आपका गधा एक बार में मैक्सिमम कितने ईंटें ले जा सकता है, तो आपने जवाब दिया कि सर मैंने कभी चेक नहीं किया है। मैंने कहा चेक करके बताइए। तो आपने क्या किया, पहले 5 ईंट दिया, गधा घर पहुंचा दिया। अगली बार 6 ईंट दिए, फिर पहुंचा दिया। अगली बार 7 ईंट दिए, फिर पहुंचा दिया। आप बढ़ाते जा रहे, 18 दिए, 19 दिए, सब पहुंचा दिया। जैसे ही अगली बार 20 ईंट दिए तो गधा बैठ गया। तो आप समझ गए कि मैक्सिमम 19 ईंट ही ले जा सकता है। इसका मतलब आप तब तक इंतजार किए जब तक कि गधा बैठ ना जाए। बैठ गया मतलब गति 0 हो गया। तो 0 जब हो गया तो समझ गए कि इतना ले जाने लायक नहीं है, उससे 1 कम ही ले जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गति 24 था, उसको 0 लाने के लिए गति में 24 की कमी करनी है। कितने डिब्बे लगाने से, तो सीखिएगा 2 से 2 बार में या 2 से 12 बार में, यानी रूट n बराबर 12, यानी n बराबर 144, यानी 144 डिब्बा दीजिएगा तो इंजन बैठ जाएगा, अर्थात तो मैक्सिमम 143 डिब्बे को खींच सकता है। 144वां डिब्बा लगाए तो इंजन रुक गया, बोला अब चलने लायक हम नहीं है, इसका 143 डिब्बा दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा चलते रहेगा। तो मैक्सिमम कितने डब्बे को खींच सकता है, तो 143 डिब्बों को खींच सकता है। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन उठाता हूं। पहले देखिए, एक विद्यार्थी देख लीजिए पहले, मैं फिर से इस क्वेश्चन को लाता हूं, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन और मिल जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन बता के जाऊंगा। चलिए देखिएगा, चेन्नई एक्सप्रेस के रेलवे इंजन की गति जब कोई डिब्बे इसके साथ जुड़ते हैं, कोई डिब्बे नहीं जुड़े रहते तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। गति में कभी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ध्यान दीजिएगा, गति में कमी डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, अर्थात फार्मूला हो गया v बटा रूट n इजिकल टू k। अब दोनों तरफ मान रख देना है, आपका काम होगा मान रखने की बात सीखिएगा। यदि इस इंजन के साथ चल रही रेलगाड़ी की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है जब 9 डिब्बे इससे जुड़ जाते हैं। 9 डिब्बे, डिब्बों की संख्या जब 9 हो गई तो 4 24 हो गया, 42 से 24 हो गया, यानी 18 की कमी विद्यार्थी जी। तो यहां 0 लाना है, अर्थात 42 की कमी करना है कितने डिब्बे लगाने से, n का मान निकाल लेना है। चलिए ये 3 हो गया, 3 छक 18, 6 सते 42, अर्थात n बराबर 49। तो 49 डिब्बे लगाइएगा तो गति में 42 की कमी हो जाएगी। अब 42 की कमी मतलब वो 0 पे आ जाएगा। तो 0 पे आने के लिए उसके पास 49 डिब्बे लगाने होंगे, अर्थात तो मैक्सिमम 48 डिब्बा ही खींच सकता है, क्योंकि डिब्बा लगाइएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इंजन रुक जाएगा। चलिए, तो अब आशा करेंगे कि आपको इस तरह की क्वेश्चन आपको बनाने आ गया होगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी विद्यार्थी जी, इस तरह की क्वेश्चन आपका आंसर देने आ गया। चलिए और किसी तरह का क्वेश्चन और मिल जाए तो हमारा काम और आसान हो जाए। चलिए नहीं है, इंजन वाले खत्म। एक विद्यार्थी पहले 11 पूछ रहे, पहले 11 पे आ जाते हैं। मैंने तो सोचा था 11 बन जाना चाहिए, फिर भी नहीं बना है तो केयर कर लीजिए।
11 नंबर सीखिएगा। 11 जो पूछ रहे हैं विद्यार्थी जी, मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो पढ़ने वाले बंदे नहीं है और टाइम नष्ट अपना भी कर रहे हैं, दूसरे को भी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इतना आसान क्वेश्चन अगर अब तक नहीं समझ में आ रहा है तो बेहतर होगा मेरे यहाँ पढ़ना बंद कर दीजिए। जो भी है ना, धर्मेंद्र मलाकार जी है और अमित कुमार जी है। 11 नंबर इनसे नहीं बन रहा है, कोई फायदे नहीं विद्यार्थी जी आपको मेरे यहाँ पढ़ने से। ए बी का समानुपाती एवं सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ए जो है बी के समानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। अर्थात फॉर्मूला हो जाएगा ए सी बटा बी बराबर के। अब दोनों तरफ मान रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सीखिएगा। ए बी सी का मान 20, 10, 12 है। 20, 10, 12। ए का मान दिया हुआ 20, बी का मान 10, सी का मान 12। आगे बी और सी का मान 80 और 120 है। बी का मान है 80, सी का मान है 120 और ए का मान निकालना है। यही तो पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पैदा कर सकते। अब इतना आसान नहीं समझ में आ रहा तो उन सब क्वेश्चन को तो आप लोग को हाथ भी लगाना मना होगा। चलिए, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, 8 इधर आ जाएगा, अर्थात ए का मान हो जाएगा 8 दूनी 16। ए का मान हो गया 16। अब किनको नहीं 11 समझ में आ रहा था खुद बोल दीजिए। चलिए, अब जो विद्यार्थी 11 पूछे, अब आप खुद सोच लीजिए कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आगे वो क्या कर पाएंगे। चलिए, 12 आपका बताया हुआ था, 13 हो गया विद्यार्थी जी। 14 भी देखिएगा, कल बता दिए हैं, 14 बताया हुआ है। 15 भी आप लोग को बताया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात देख लीजिएगा, है ना। 16 बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी अच्छा, इसलिए 16 को थोड़ा केयर करके पढ़िएगा। बहुत बड़ी क्वेश्चन भी है और समझने लायक भी है। नहीं समझिएगा तो कल बाद में पूछिएगा तो टेटे खाली करते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। 16 ध्यान दीजिएगा। दो शहरों की जनसंख्या बेरोजगार युवकों की संख्या के घन के समानुपाती है। दो शहरों की जनसंख्या, तो दो शहरों की जनसंख्या को मैंने P से डिनोट किया। शहरों की जनसंख्या को मैंने P से डिनोट किया। थोड़ा सा कलम को पत्ता ले लेते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलेगा। दो शहरों की जनसंख्या P से डिनोट किए। बेरोजगार युवकों की संख्या के घन के समानुपाती है। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखा हुआ। दो शहरों की जनसंख्या बेरोजगार युवकों की संख्या के घन के समानुपाती है। तो यू को मैंने बेरोजगार युवक अनएम्प्लॉयमेंट समझा है, पी को मैंने पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या समझा है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू यू क्यू, अर्थात आप लोग की फॉर्मूले यहां से हो जाएगा P बटा यू क्यू बराबर के। विद्यार्थी जी यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य बोलिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे, इसलिए अच्छी तरह से सीख लीजिए। चलिए आगे सीखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा। वर्ष 1995 में शहर X की जनसंख्या 20,000 थी। जनसंख्या देखिएगा, इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। सीखिएगा, यहां जनसंख्या विद्यार्थी जी 20,000 दिया हुआ। 1995 में X की जनसंख्या 20,000 है, जबकि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है।
तो 1997 में बेरोजगार युवकों की संख्या 200। बेरोजगार युवकों की संख्या 200 अर्थात 200 का क्यू हो जाना चाहिए, 200 का क्यू हो जाना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन की जड़ कहां से आ गया? ये 200 जो था विद्यार्थी जी 1997 का था। कब का था? 1997 का, जबकि जनसंख्या आपने ले लिया है 95 का। 95 का ले लिया है विद्यार्थी जी, जबकि यहां दिया हुआ है 97। पर 97 में बेरोजगार युवकों की संख्या 200 है, जबकि 20,000 जो लिए है 1995 में। तो इसे 97 बनाने के लिए 10% वृद्धि, तो 95 से पहुंच गया विद्यार्थी जी 96, और 96 से 10% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 97। 1997 लाने के तरीके सीख लिए होंगे। प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब 110/100 होता है। तो 95 का दिया हुआ 96 पहुंचे, 96 के बाद 97 पहुंचे। 97 में इसलिए लाए क्योंकि बेरोजगार युवकों की संख्या 97 में दिया हुआ। आगे अब आइए, तो वर्ष 1997 में देखिए 97 का सब हो गया। 97 में शहर बाई की जनसंख्या क्या थी? शहर बाई की जनसंख्या 97 में क्या थी? जबकि उसी वर्ष मतलब 97 का ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार युवकों की संख्या 400 है। बेरोजगार युवकों की संख्या विद्यार्थी जी 400 है। मेन क्वेश्चन की जड़ 110/100 समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेरोजगार युवक अगर 97 के ले रहे हैं तो इसको भी 97 में पहले बदलेंगे। तो 97 का, ये भी 97 का, 97 का निकालना, ये भी 97 का। तो अब हल कर लीजिए, पी का मान निकल जाएगा, आपका आंसर होगा। तो जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, आपका काम हो जाएगा। तो हल करने की तरीके जरा देख लीजिएगा। 200 से 2 बार, 200 से 2, आगे देखिएगा। 20 से 20 खत्म, 20 से 20 खत्म, अर्थात 11 का स्क्वायर 121 गुने 2 विद्यार्थी जी। 121 का दुगना हो जाएगा 242 पर 00 और गुने 8 इधर से आ जाएगा, इतना बराबर पी हो जाएगा। चलिए अब हल कर लेते हैं। 16 बाकी 1, 3 बाकी 3, 8 बराबर हो जाएगा पी, यानी पी का मान हो जाएगा 19,36,00, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। चलिए थोड़ा छोटा हो गया होगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा, जगह कम था इसलिए छोटा में लिखना पड़ा। जिन्हें भी कोई दिक्कत है बस बोलिएगा। जनसंख्या और नीचे था बेरोजगार युवकों की संख्या, जनसंख्या ऊपर नीचे में था बेरोजगार युवकों की संख्या। लेकिन मन में एक सवाल आ गया 110/100, 110/100 क्यों किए? क्योंकि भाई 97 का, 97 का, 97 का, जबकि 95 का दे दिया था। तो 95 से 97 बढ़ने के लिए 10% बढ़ गया 96, फिर 10% बढ़ गया तो 97। चलिए फिर से एक बार नहीं, घर पे जाके फिर से 10 बार बनाइए। चलिए 16 हो गया। 17 तो और महंगी क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, सीखिएगा। 17 बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सोच भी नहीं सकते। 17 नंबर देखिएगा।
चलिए 17 नंबर। चलिए बहुत अच्छे गौतम बाबू, राहुल रंजन जी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। 17 ध्यान दीजिए। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। कोयले की खपत को मैंने लिख दिया सी, कोयले की खपत जो है उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है, वेग के वर्ग के समानुपाती। मैंने कुछ नहीं कहा विद्यार्थी जी, लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है, अर्थात हम लोग फॉर्मूला हो गया C/V² K। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोयले की खपत को मैंने सी माना, तो कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो आपने लिख दिया यहां तक विद्यार्थी जी। अब केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी, एक कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा। बहुत जगह पूछिएगा तो बोल देंगे कि सब क्वेश्चन नहीं आता है, तू फालतू क्वेश्चन लाया है, लेकिन बोलिएगा तो मैं किताबों में भी दिखा दूंगा आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसलिए पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जगह पढ़े होंगे इस तरह की क्वेश्चन, तो लोग बताना भी नहीं चाहते। केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब वेग 50 मील प्रति घंटा हो तो खपत 100 केजी। जब वेग 50 मील प्रति घंटा हो तो खपत 100 केजी। विद्यार्थी जी मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा कह रहा था वैसा मैंने कह दिया। यदि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति केजी हो तो इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपए प्रति घंटा। 9 रुपए प्रति घंटा का मतलब विद्यार्थी जी 36 केजी। कोयले की खपत 36 केजी एक घंटे में। ये 36 केजी कहां से आया विद्यार्थी जी, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। 36 केजी कहां से आया समझने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी जी। तो 25 पैसे प्रति केजी का मतलब विद्यार्थी जी 25 पैसा में 1 केजी, तो 9 रुपया में विद्यार्थी जी 36 केजी होगा कि नहीं होगा। तो कोयले की खपत अगर 36 केजी तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। कोयले की खपत अगर 36 केजी विद्यार्थी जी 36 केजी, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए अगर हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा तो 250 मील की खपत क्या होगी। अच्छा 250 मील की कोई बात नहीं, हल कर लेते। कोयले की खपत अगर 36 केजी तो उसकी चाल क्या होगी, इतना पहले निकाल लीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। 2 से 18 बार। अब प्रति घंटा इतना तो समझ में आ गया होगा। ये 36 कहां से लाए वो समझ में आना चाहिए था। 25 पैसे प्रति केजी, तो 25 पैसा में 1 केजी अर्थात 1 रुपया में 4। 25 पैसे में 1 केजी तो 1 रुपया में 4 केजी, तो 9 रुपया में 36 केजी। तो बोलिएगा 36 क्यों लाए, क्योंकि मुझे कोयले की खपत और भी में संबंध है, तो कोयला की खपत पता हो गया, भी का मान निकल गया। अब इस क्वेश्चन का काम हो गया, इसका डायग्राम का काम हो गया कि दूसरी स्थिति में चाल आपका 30 है, यहां तक समझ में आ गया। अब चाल पूछता तभी आंसर होता, लेकिन अब तो आगे कुछ और पूछ रहा है। तब बोलिएगा अब क्या करें आगे जाने के लिए, तो आगे जाने के लिए चलते हैं। चाल 30 हो गया। अब रुकिएगा, चाल 30 हो गया मतलब 30 किलोमीटर 30 माइल तय करने में 1 घंटे लगते हैं। 30 माइल तय करने में 1 घंटे लगते हैं, अर्थात 36 केजी कोयला खपत होता है 30 माइल की दूरी पर। जबकि आपको जाना है 250 मील की दूरी, तो 250 मील की दूरी पर 250 मील की दूरी तय करने में कितना केजी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हो गया 25 यानी 300 केजी चाहिए। कितने केजी विद्यार्थी जी, तो 300 केजी। यही एक लाइन जो था थोड़ा सा हिला देने की चीजें थी। 30 माइल प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 30 माइल।
तो 30 माइल की दूरी 1 घंटे में था 36 केजी। तो 30 माइल तय करने में 36 केजी, तो 250 माइल तय करने में कितना केजी? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 300 केजी। बहुत सारे विद्यार्थी यहां तक तो आ जाते, इसके बाद सोचते अब क्या करें, कुछ भी नहीं, अब तो बच्चों की चीजें बच गई थी। चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट 18 तो आप लोग का हो गया था विद्यार्थी जी, पाइपों से बहने वाली। 19 फिर से एक बार बहुत अच्छी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि आज आप लोग का बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं, इतनी अच्छी क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। उन्नीस नंबर विद्यार्थी, सुमन तथा चमन की आय का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात 3:2 है। सुमन की बचत की राशि उसके आय के समानुपाती एवं खर्च के व्युत्क्रमानुपाती है। सुमन की बचत की राशि, बचत मीन्स विद्यार्थी जी सेविंग, उसे हम ए से स्विच कर ले। बचत की राशि है ना, आय के समानुपाती और खर्च के व्युत्क्रमानुपाती है। आय के समानुपाती और खर्च के व्युत्क्रमानुपाती है। एस से मैंने सेविंग डिनोट किया, बचत डिनोट किया। आई से इनकम मतलब आई को डिनोट किया, है ना। आई से इनकम मतलब आई को। ई से एक्सपेंडिचर मतलब खर्च को। अब इधर उधर ध्यान रखिएगा तो फिर से आप लिखते ही रहिएगा। आप फिर से वीडियो आपके पास रहेंगे, 10 बार 20 बार देख लीजिए। अभी आप केवल सीखने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस तरह की क्वेश्चन को मैं नहीं दोहराऊंगा तो नहीं दोहराऊंगा। आप पढ़ने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, इससे ज्यादा अच्छा से नहीं हम समझा सकते। अब देखिए एक लड़का लिख रहा है, पहले तो लिख रहा है गौतम कुमार, कौन है भाई? गौतम अधिकारी, नाम भी लिखे गौतम अधिकारी लिख रहे हैं पहले, फिर लिख रहे हैं कब खुलता है। अब देखिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो इस तरह की बातें 2 मिनट दे देता हूं जिससे आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप ही प्रॉब्लम अपनी पढ़ाई में कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है ना। तो ऑफिस सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुली रहती है, और कोई बात है तो अभी पूछ लीजिए। इसलिए गौतम बाबू आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। तो चलिए मैं फिर से लिख रहा हूं। खरा बचत की राशि आय के समानुपाती और खर्च के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात हम लोग को फॉर्मूला हो गया एस ई बटा आई इज इक्वल टू के। अब आप लोग को समझना है विद्यार्थी जी कि एस क्या है तो सेविंग है, ई क्या है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है, आई क्या है इनकम है। अब एक सुमन है एक चमन है, तो एक तरफ मैं सुमन को लिखूंगा, एक तरफ मैं चमन को लिखूंगा। अब देख लीजिए मिश्र अनुपात के नियम से कितना आसानी से बन रहे हैं, केयर कीजिएगा। सुमन और चमन की आय 2:3 में है, आय 2:3 है, अर्थात इसकी आय 2 तो इसकी आय 3। कोई सवाल होगा जरूर बोलिएगा। खर्च का अनुपात 3:2 है, इनका खर्च लिखा गया। आगे तो पूछ रहा है, देखिएगा सुमन तथा चमन की आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ गई। आय 20% बढ़ गई। सुमन विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, सुमन और चमन की आय 20% और 10% बढ़ गई। सुमन का 20%, चमन का 10%। उनके खर्च 10% और 25% कम हो गए। खर्च 10
परसेंट कम मतलब हो गया विद्यार्थी जी 75%। सही है। दोनों स्थितियों में समानुपाती नियतांक बराबर हो तो बचत का अनुपात, बचत का S1 अनुपात S2 निकालना है। चलिए अब हल करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, आगे सही है। विद्यार्थी जी 11 बार सही है। अब आगे देखिएगा, केयर कीजिएगा, 11 इधर आ जाएगा तो गुना होगा S2 का रेशियो, अर्थात आपका आंसर डी। चलिए, तो आप लोग घर पे एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी जी, तभी इस क्वेश्चन का मजा आएगा। अगर घर पे जाके प्रयास नहीं कीजिएगा तो इतना बताना हमारे लिए बेवकूफी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को घर पे जाके मैं आशा करूंगा आप लोग फिर से एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जब तक नहीं बनाइएगा कोई फायदे नहीं। 10 बार भी फिर से मैं बताऊंगा तो वही प्रॉब्लम होगा। तो घर पे जाके इसे फिर से एक बार देखें। चलिए, समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम। अब एक दो विद्यार्थी तो ऐसे रहेंगे ही जिनको फिर से लिखने की आदत सी बन जाती है, तो फिर से ही करेंगे, है ना। जैसे अमित कुमार है ना, शुरू से ही तंग कर रहे हैं, 13 नंबर, फिर अब कर रहे हैं फिर से। चलिए, नेक्स्ट 20 नंबर, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ये देखिए रेशियो में भी सिखाए थे, एक बार फिर से सीख लीजिए। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोना 3 दू 1 में तोड़कर बेचने से 3168 रुपए कम मिलते हैं। तो बिना टूटे सोने का मूल्य सीखिएगा विद्यार्थी। सोना का मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है, अर्थात आप लोग अगर नहीं टूटेगा, बिना टूटे, एगो है विद्यार्थी टूटने के बाद, सीखिएगा। बिना टूटे रहेगा तो भार हो जाएगा 3 दू 5 1 6, अर्थात 6 का स्क्वायर 6। लेकिन टूट जाएगा तो पहला मूल्य हो जाएगा 9, दूसरा का मूल्य हो जाएगा 4 और तीसरा का मूल्य हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। भार के वर्ग के समानुपाती है, तो भार का वर्ग यानी एक साथ रहेगा तो टोटल वजन होगा 6 का स्क्वायर 36, लेकिन टूट जाएगा तो हो जाएगा 9 4 13 1 14, अर्थात मूल्य का रेशियो 36 14,
अर्थात कट के आ जाएगा 18:7। आपके अनुसार तोड़कर बेचने से 3168 कम प्राप्त हो रहे हैं, 3168 कम प्राप्त हो रहे हैं। यहां देखिए 11 कम प्राप्त हो रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से। टूटने पर मूल्य पूछेगा तो 7 से गुना, बिना टूटे पूछ रहा है इसलिए 18 से गुना। अब जितना जल्दी हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल भी कर देता हूं। 11 से 11 दूनी 22, बाकी 9, 11 अठे 88, 8 बार में। अब 18 से गुना कर दीजिए, 18 44 से, बाकी हो जाएगा 14, 144 और 14 158 के 8, बाकी 15, 18 दूनी 36 और 15 51, अर्थात 5184। सो आपका आंसर बी। चलिए, नहीं समझ में आया थे जरूर बोलिएगा, ये आसान है। एक साथ रहेगा तो वजन हो जाएगा 3 2 5 1 6 का स्क्वायर 36, लेकिन टूटने पर होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि मूल्य जो है भार के वर्ग के समानुपाती है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है और रेशियो में भी बताए थे। चलिए 20 बनाने आ गया विद्यार्थी जी। चलिए कैस भी सेम क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हीरे का कीमत इसके भार के वर्ग के सीधा समानुपाती है। एक व्यक्ति 1 2 3 4 के अनुपात में तोड़ देता है, तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य 2 लाख हो तो कितने रुपए की हानि हुई। तो सीखिएगा विद्यार्थी जी, मूल्य तो बिना टूटे रहेगा तो मूल्य हो जाएगा विद्यार्थी जी 4 3 7 2 9 1 10 का स्क्वायर 100। टूटने पर हो जाएगा विद्यार्थी जी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 25 4 29 31, अर्थात रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 10:3। 2 लाख रुपए था मूल्य विद्यार्थी जी प्रारंभ में। 2 लाख का मतलब समझ रहे होंगे 5 जीरो, तो 2 लाख का तुलना 10 से। निकालना क्या है, कितने की हानि हो, तो कितने की हानि हो गई विद्यार्थी जी, तो 7 का। तो 7 दूनी 14 पर विद्यार्थी जी 4 जीरो, अर्थात 1,40,000 रुपए की हानि। 1,40,000 रुपए की हानि, अर्थात आपका आंसर सी। तो अब तो इस तरह की क्वेश्चन बन जाना चाहिए, रेशियो में भी बताएं, फिर से एक बार मिल गया। तो देख लीजिए 21 नंबर आसान था विद्यार्थी जी। 22 भी आप लोगों को बिल्कुल आसान है। संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती है। सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बन जाना चाहिए। बोलिएगा तो बना दूंगा, ऐसे 22 सेम है। 23 भी हीरे की कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। मन में कोई बातें आ रही है तो जरूर बोलिएगा। 22 और 23 सेम है, बोलिएगा तो मैं बना के चलूंगा, ऐसे बन जाना चाहिए। 24 भी आपका सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, भार के वर्ग के समानुपाती है। अब इस तरह की क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 भी वही है विद्यार्थी जी। 26 भी है वही है, हीरे के टुकड़े। 27 ध्यान दीजिएगा, 27। एक परिवार में कुल n लोग हैं। परिवार के महीने में चावल का खर्च परिवार के सदस्यों के वर्ग के 5 गुना है। खर्च चावल की खपत विद्यार्थी जी सदस्यों की संख्या के, चावल की खर्च जो विद्यार्थी जी कह रहा है सदस्यों की संख्या के वर्ग के 5 गुना है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन लिखा हुआ। परिवार के महीने की चावल का खर्च परिवार के सदस्यों की संख्या के वर्ग के 5 गुने के समानुपाती है। परिवार का बड़ा लड़का यूएस पढ़ने चला गया तो चावल के महीने की खपत 95 केजी से घट जाती है, तो एन का मान बताइए। सीखिएगा विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा।
एन, ध्यान दीजिएगा चावल की खपत कर रहा है 95 केजी घट जाती है ना। इंग्लिश में भी जरा देख लेते हैं 95 केजी। हाँ क्या लिखा है, देयर बाय डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ 95 केजी राइस पर मंथ, 95 केजी की कमी हो गई। चलिए सीखिएगा। अब आप लोग देखिएगा खपत का रेशियो जो है विद्यार्थी जी, खपत का रेशियो जो है n1 स्क्वायर इंटू 5 के अनुसार, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का अंतर दिया हुआ 95 में 5 से भाग दीजिएगा, अर्थात विद्यार्थी जी 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब n1 माइनस n2 दोनों में अंतर है एक का, एक ही लोग बाहर गए, n1 माइनस n2 बराबर है विद्यार्थी जी, क्योंकि एक लोग घट गए हैं, एक ही लोग यूएस गए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 19, जिसमें n1 माइनस n2 बन दिया हुआ है, तो हो जाएगा n1 प्लस n2 बराबर 19। अब n1 प्लस n2 बराबर आ गया 19, n1 माइनस n2 हो गया 1, तो n1 आरंभिक संख्या दोनों के जोड़ के दूसरे भाग यानी 10 हो, अगर n2 पूछेगा तो 9 हो जाएगा, अर्थात n का मान बताइए, अर्थात आप लोग का आंसर 10 होगा, आप लोगों का आंसर 10 होगा। चलिए मैं सिखा सकता हूं, सीखिएगा। मान लीजिए 10 बंदे थे, तो 10 का स्क्वायर 100 गुने 5 की खपत यानी 500 केजी की खपत थी। अब विद्यार्थी जी एक बंदे कम गए, अर्थात 9 बंदे हो गए, तो 9 नमा 81 गुने 5 यानी 405 केजी की खपत, और यहां देखिए 500 केजी की खपत, दोनों में 95 की कमी आ गया होगा। आंसर भी आपको मैंने साबित कर दिया कि यहां देखिएगा 405 केजी खपत हो रहा है, यहां देखिएगा 500 केजी खपत हो रहा है, तो दोनों में 95 का अंतर आया कि नहीं आया। चलिए 28 आप लोग को चेन्नई एक्सप्रेस वाले तो बना ही दिए, आशा करते हैं बन गया होगा। चलिए एक हार की कीमत जड़े हुए मोतियों की संख्या के समानुपात में बदलती है। चलिए तो आप लोग को फिर वही मूल्य वाले बन जाएंगे, एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखिए बहुत अच्छा, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब भी समानुपाती होता है, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध को हम आर से सूचित कर लें विद्यार्थी जी, लंबाई के समानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। स्मॉल आर को मैंने रेडियस माना है, एल का मतलब लंबाई, आर का मतलब प्रतिरोध विद्यार्थी जी। तो अब हम लोग इसे बोल सकते हैं R इंटू आर स्क्वायर बटा L बराबर के, अब दोनों तरफ मान रखें, सीखिएगा। दो तार जो कि एक ही पदार्थ से बने हैं का प्रतिरोध समान है, प्रतिरोध सेम है, अर्थात इधर प्रतिरोध जो है उधर भी प्रतिरोध सेम है, अर्थात इसे लिखे चाहे ना लिखे। आगे सीखिए, उनकी त्रिज्याएं 9 अनुपात 8 में है, 9 का मतलब 9 नमा 81, 8 का मतलब 8 8 64, 9 अनुपात 8। उनमें से एक तार की लंबाई 162 है, इसकी लंबाई 162 है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। चलिए 81 से 2 बार में, अर्थात एल का मान हो जाएगा 128। कितना आसानी से निकल गया, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी डी। आर सेम था, अर्थात 1 और 1 लिखा गया। त्रिज्या 9 8 था, तो 9 नमा 81 और 8 8 64 आर स्क्वायर। लंबाई एक का 162 था, दूसरी की लंबाई पता नहीं था, अर्थात आंसर हो जाएगा 128। आशा करेंगे आसान है, 30 भी बन जाएगा।
31। एक वृत्ताकार वलय का भार उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती जब मोटाई स्थिर हो। जब वलय का भार मोटाई के समानुपाती जब त्रिज्या स्थिर हो। इसका मतलब हो गया विद्यार्थी जी, भार जो है केयर कीजिएगा, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती और मोटाई को हम लोग h के भी समानुपाती लिख सकते हैं। देखिएगा, त्रिज्या स्थिर होगा तो वलय का भार मोटाई के समानुपाती होगा। सही है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं W बटा R स्क्वायर गुने H बराबर के। अब दोनों तरफ या रेशियो निकालना है तो रेशियो पे ही मार्क कीजिए। किसका रेशियो निकालना है? त्रिज्या का अनुपात विद्यार्थी जी। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि R स्क्वायर जो हो जाएगा W बटा H। तो चलिए W और H को मैं लिख दूं तो R स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा, वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 में है। 9:8, मोटाई 9 और इसका 8 है। सही है, सीखिएगा। पहले वलय का भार दूसरे वलय से दुगना है, अर्थात इसका भार 1 तो इसका भार 2। R स्क्वायर का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 16:9। अतः R का रेशियो कहला जाएगा 4:3। इससे आसान क्वेश्चन क्या बता सकता हूं? चलिए, आपका आंसर है नेक्स्ट। वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कोई कंपनी वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा उससे कुछ कर मतलब टैक्स शुल्क के रूप में देना पड़ता है। यदि वह कंपनी उत्पादित वस्तुओं की संख्या 4, 3, 1 के अनुपात में बांटकर प्रत्येक संख्या पर दे तो उसे 6670 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। तो उसके पहले वो कंपनी कितना देकर देती थी? ध्यान दीजिएगा, कितना आसान है। टैक्स का जो रेशियो है विद्यार्थी जी, संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर एक साथ देगा तो 4, 3, 7, 1, 8 का स्क्वायर 8, 64। लेकिन अलग अलग देगा तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 1/16। हमारी बातें समझ लीजिए। दूसरा हो जाएगा 1/9 और तीसरा हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर। एक साथ देगा तो 4, 3, 7, 1, 8 का स्क्वायर 88, 64 टुकड़ा दे दिए तो देखिए 16, 9, 1। लेकिन व्युत्क्रमानुपात यानी 1/। अब जल्द से जल्द विद्यार्थी जी हर कैल्शियम से गुना कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा विद्यार्थी जी 64 गुने 9। यहां एलसीएम से गुना करिएगा तो 9, यहां एलसीएम से गुना करिए तो 64 गुने 9 का मतलब हो जाएगा 9 4 36, 36 विद्यार्थी जी। आगे यहां करिएगा तो हो जाएगा 64, यहां तो हो जाएगा 64 गुने 9 यानी 540 यानी 576। चलिए, तो यहां हो जाएगा विद्यार्थी जी टैक्स 9 रुपया, इधर हो जाएगा 676। आपके अनुसार 6670 रुपये अधिक देने पड़े हैं। यहां देखिए कितना अधिक देना पड़ा है तो 667 रुपया अधिक। अधिक का तुलना अधिक से कितने टैक्स जाता था तो 9 से गुना, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 90 रुपया। सो आपका आंसर डी। आपका आंसर डी। चलिए, देखिएगा, ये बता दिए थे कल, है ना। 486 आपका आंसर आया था। रेशियो से भी बताए थे, मिस अनुपात से भी बताए। लास्ट हो गया विद्यार्थी। तो अब मैं आप लोग को समझूंगा कि मिस अनुपात लास्ट हो गया। अब आपकी कमेंट चाहिए जो आप लोगों को कुछ मन में है। मैंने लगभग क्वेश्चन बता दिया, 1 आध 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे जो आपसे बन जाना चाहिए।
अपने अनुसार तो मुझे जो भी लगा आप लोग एक का क्वेश्चन करके बता दिया है। तो आप लोगों से विद्यार्थी जी मिश्र अनुपात बन जाना चाहिए। घर पे जाके एक बार दो बार और दोहरा लीजिए। किताब ले गए होंगे तो किताबों से भी बनाने का प्रयास कीजिए।